वेलकम टू अनअकैडमी स्टूडियो राइज। इंडियन हिस्ट्री थ्रू एमसीक्यूज में हमारा लेक्चर नंबर 4 है। हम स्पेक्ट्रम की जो बुक है हिस्ट्री की उसको एमसीक्यू के थ्रू कर रहे हैं। इसकी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपने स्पेक्ट्रम बुक पढ़ी होनी चाहिए। अगर आपने पढ़ी है देन इट्स गुड, अगर नहीं भी पढ़ी तो भी इसका कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इन एमसीक्यूज के लिए। नाउ माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577, यूपीएससी सीएससी 2014 एंड हियर ऑन अनअकैडमी आई टीच एथिक्स, करंट अफेयर्स एंड हिस्ट्री। अभी अनअकैडमी के ऊपर दे आर वेरियस एजुकेटर्स जो आपको वेरियस सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, लाइक पॉलिटी के लिए है और प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के लिए है, ज्योग्राफी के लिए है, एनवायरमेंटल साइंस के लिए है, फिजिकल ज्योग्राफी के लिए। तो काफी सारे सब्जेक्ट्स के लिए आपको यहाँ पे फैकल्टी मेंबर्स मिल जाएंगे एंड देयर सम ऑफ द टॉप एजुकेटर्स टू, लाइक मिस्टर मृणाल पटेल इज देयर, मिस्टर रोमन सैनी, मिस्टर दीपांशु सिंह, मिस्टर जितिन वर्मा, देयर आर मेनी एजुकेटर्स हियर। नाउ We have Unacademy Plus platform which is UPSC CSC subscriptions। यहाँ पे वेरियस पैकेजेस दिए हैं, आप ये सब्सक्राइब कर सकते हैं यूजिंग द PL Live कोड। PL Live कोड यूज करने के बाद यू विल गेट अ 10% डिस्काउंट और इसमें से कोई भी पैकेज आप चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 12 मंथ्स का पैकेज चूज करते हैं द कॉस्ट इज 40,000 एंड आफ्टर यूजिंग द PL Live कोड द कॉस्ट विल कम डाउन with a 10% discount 36,000। Similarly, अगर आप 24 months का पैकेज सब्सक्राइब करना चाहते हैं then the cost is 64,000 and after using PL Live code आपका जो अमाउंट होगा that will come down to 57,600। Now करना क्या है, आपको अनअकैडमी प्लस की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, then choose any of the package using the PL Live code you can make the payment। बेनिफिट्स क्या है अनअकैडमी प्लस के, you get to see the live classes और अगर कोई भी लाइव क्लास मिस हो जाती है आपकी देन यू कैन डाउनलोड दोज क्लासेस और दोज वीडियोस एज वेल। सो अपने कन्वीनियंट टाइम पे आप दे सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर काफी सारे वीडियोस अनअकैडमी अपलोड करती है बट नॉट एवरी वीडियो इज देयर। सो वो वीडियोस आपको कहाँ मिलेंगे, अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पे। सो देयर आर वेरियस वीडियोस जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, यू विल फाइंड देम ऑन अनअकैडमी प्लस एप्लीकेशन। तो अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन के ये फायदे हैं कि लाइव क्लासेस देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं वेरियस वीडियोस को। नाउ ये हमारी मार्किंग स्कीम है। अगर आपने स्पेक्ट्रम पढ़ी है तो आप ये मार्किंग स्कीम फॉलो करेंगे, अगर आपने स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ी है तो आप ये मार्किंग स्कीम फॉलो करेंगे। 15 क्वेश्चंस और 15 एमसीक्यूज जो है हम एक्चुअली हर वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं और अगर आप 12 से 15 एमसीक्यूज को करेक्ट कर पा रहे हैं और आपने स्पेक्ट्रम पढ़ी है देन दैट्स एन एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, और नहीं पढ़ी है देन दैट्स एन एक्सेप्शनल। बिना पढ़े ही अगर आप 12 से 15 एमसीक्यूज को सोल्व कर पा रहे हैं देन दैट्स एन एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस। 9 से 11 एमसीक्यूज को अगर आप कर पा रहे हैं और आपने स्पेक्ट्रम पढ़ी देन दैट्स अ गुड परफॉर्मेंस। अगर नहीं पढ़ी है दैट्स एन एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। और 6 से 8 एमसीक्यूज को सोल्व कर पा रहे हैं तो आपको स्पेक्ट्रम जो आपने पढ़ी है उसे दोबारा पढ़ना पड़ेगा बिकॉज परफॉर्मेंस उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। लेकिन बिना पढ़े भी 6 से 8 सोल्व कर पा रहे हैं, इट मींस परफॉर्मेंस इज रीजनेबल। लेस देन 6 एमसीक्यूज अगर सोल्व कर पा रहे हैं देन यू हैव टू रीड दी स्पेक्ट्रम बुक मल्टीपल टाइम्स, और अगर आपने पढ़ी ही नहीं है देन यू शुड स्टार्ट रीडिंग। सो दिस इज द मार्किंग स्कीम। कोट ऑफ द डे से स्टार्ट करते हैं। द ओनली लिमिट्स टू द पॉसिबिलिटीज इन योर लाइफ टुमारो आर द बट्स यू यूज टुडे। सो हम अपनी पॉसिबिलिटीज या अपॉर्चुनिटीज के ऊपर लिमिट हमारी क्या लगाती है, जो हम बट यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं हम ये, आई कैन क्रैक सिविल सर्विस एग्जाम बट डैश डैश डैश, आपका बट कुछ भी हो सकता है। नाउ वी ऑलवेज गिव आवर रीजंस, we always give ourselves the reasons to fail or the reasons not to succeed. You have to stop that. So this quotation is dedicated to you people who use a lot of buts in their lives. No need to do that. Remove all these buts and just say I can do this and there is no but. Now हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर रीजनल पावर्स को डिस्कस करेंगे बिकॉज अगर आप वीडियोस देखते आ रहे हैं तो लेक्चर 1, 2, 3 के अंदर हमने ये देखा था कि किस तरीके से यूरोपियन पावर्स, डिफरेंट यूरोपियन पावर्स जो थी वो इंडिया के अंदर आई और उन्होंने अपनी एम्पायर को एस्टैब्लिश किया। कुछ ऐसी थी जो कि काफी लंबे टाइम तक चली, लाइक पोर्टुगीज जो थे वो काफी लंबे टाइम तक चले, ब्रिटिशर्स तो बहुत ही लंबे टाइम तक चले। कुछ ऐसे थे जो कि सिर्फ थोड़े टाइम के लिए आए और चले गए, जैसे कि डच एम्पायर जो थी, दानिश एम्पायर थी, ये जो थे ये लोग सिर्फ थोड़े थोड़े टाइम के लिए आए थे। उसके बाद हमने मुगल का भी इमरजेंस देखा कि मुगल जो पावर थी वो कैसे अमर्ज करी और कैसे कंसोलिडेट हुए। इवेंचुअली जो लेटर मुगल्स थे उनकी वजह से डिक्लाइन कैसे हुआ, और उसी डिक्लाइन की वजह से जो हमारी रीजनल पावर थी उनकी एस्पिरेशंस बढ़ी और उन रीजनल पावर्स ने धीरे धीरे अपनी किंगडम और अपने इंडिपेंडेंट स्टेट्स को एस्टैब्लिश करना शुरू किया। आज हम अपने इस चैप्टर के अंदर, इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर उन्हीं रीजनल पावर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम सिख्स के बारे में पढ़ेंगे, जाट्स के बारे में पढ़ेंगे, मराठास के बारे में पढ़ेंगे और इसी तरीके से वेरियस छोटी बड़ी किंगडम्स के बारे में जो मुगल्स के बाद और मुगल्स के पैरेलली जब लेटर मुगल्स थे अमर्ज करना जिन्होंने शुरू किया था। तो हम अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। जुल्फिकार खान वाज द फर्स्ट टू कंसीव द आइडिया ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट इन द डेक्कन। तो जुल्फिकार खान थे वो जिन्होंने सबसे पहले एक इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ
डेक्कन के अंदर एक इंडिपेंडेंट स्टेट का आइडिया को कंसीव किया था। देखेंगे ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं है। सेकंड, किलिच खान वाज द फाउंडर ऑफ आसफ जहां हाउस ऑफ हैदराबाद। तो आसफ जहां हाउस हैदराबाद के अंदर जो है उसको किसने फाउंड किया है? किलिच खान ने। ये भी देखेंगे। नाउ यू हैव 15 सेकंड्स, टेक 15 सेकंड्स, थिंक अबाउट इट कि क्या इसका आंसर हो सकता है। आपको बताना क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट नहीं बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। अपना टाइम दीजिए और बताइए क्या हो सकता है इसके अंदर। Take 5 more seconds. सो डिस्कस करते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। यस, इट वाज जुल्फिकार खान जिन्होंने सबसे पहले एक इंडिपेंडेंट स्टेट का आइडिया को कंसीव किया था। वो डेक्कन में एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना चाहते थे, बट प्रॉब्लम क्या हुई? 1713 में उनकी डेथ हो गई। ठीक है, तो दिस वाज द स्टेटमेंट इज करेक्ट, बट इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट बिकॉज जुल्फिकार खान जो करना चाह रहे थे वो कर नहीं पाए। और इसके बाद क्या हुआ? जब उनकी डेथ हुई, जुल्फिकार खान की डेथ हुई, उसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया? दे पुट वॉइसरॉय ऑफ द डेक्कन। किसको बनाया? मुबरेज खान को। उन्होंने मुबरेज खान को वाइसरॉय ऑफ डेक्कन बना के भेज दिया। ठीक है, वाइसरॉय ऑफ डेक्कन। अब ये चीज किलिच खान को पसंद आने वाली थी नहीं, तो किलिच खान ने क्या किया? ही स्टार्टेड अ बैटल विद मुबरेज खान। ही इवेंचुअली किल्ड मुबरेज खान और उससे जो वॉइसरॉय का टाइटल था वो भी ले लिया और साथ में ही अपने आप को एक आसफ जहां का टाइटल भी दे दिया। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट, किलिच खान वाज द फाउंडर ऑफ आसफ जहां हाउस ऑफ हैदराबाद। यस, आसफ जहां का टाइटल किसने दिया था? उसने अपने आप को खुद को दिया था। और मुबरेज खान जो कि वॉइसरॉय ऑफ डेक्कन थे, ब्रिटिशर्स ने उनको वहां पे बिठाया था, उसको भी वहां से हटा दिया बाय किलिंग हिम और अपने आप को टाइटल दे दिया वॉइसरॉय ऑफ डेक्कन। सो ये कुछ इसके बेसिक फैक्ट्स थे। हमारे आंसर यहां पे हो जाएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट में हमारी सही आंसर हो जाएगा सी, किलिच खान वाज द फाउंडर ऑफ आसफ जहां हाउस। और किलिच खान को ही निजामुल मुल्क भी कहा जाता था। तो आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे एम्परर्स होंगे और स्मॉल किंग्स होंगे जिनको काफी सारे नाम से जाना जाता था, तो एक कंफ्यूजन हो सकती है, बट यू हैव टू नो ऑल द नेम्स ताकि प्रीलिम्स को भी अच्छे से क्रैक किया जा सके। तो निजामुल मुल्क कहते थे इनको। इन्होंने ही अपने आप को आसफ जहां का टाइटल दिया और टाइटल देने के बाद ही ये पर्टिकुलर हाउस ऑफ हैदराबाद भी बनाया। इनको किलिच खान भी कहते थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले राइज ऑफ रीजनल पावर्स। 3 तरीके की रीजनल पावर्स थी हमारे सामने। सक्सेसर स्टेट्स होते थे, इंडिपेंडेंट स्टेट्स होते थे और न्यू स्टेट्स होते थे। अब डिफरेंस क्या है इसके अंदर? सक्सेसर स्टेट्स में वो स्टेट्स थे जो कि मुगल्स की अथॉरिटी को वायलेट नहीं करते थे, वो मुगल्स के साथ साथ चलना चाहते थे। ठीक है, इसमें कौन कौन से स्टेट थे? अवध, बंगाल और हैदराबाद। अब ये ऐसे स्टेट थे, मतलब सक्सेसर स्टेट्स ऐसे स्टेट्स थे जो कि मुगल की अथॉरिटी को कभी भी ओवर पावर नहीं करते थे। ठीक है, सेकंड, इंडिपेंडेंट स्टेट्स। नाम से ही पता चल रहा है, दे यूज्ड टू कंसीडर देमसेल्व्स एज इंडिपेंडेंट ऑफ मुगल एम्पायर। तो मुगल से अपने आप को अलग मानते थे वो। इसमें कौन कौन आएगा? लाइक मैसूर, केरला। केरला में हमने पढ़ा था मार्तंड वर्मा। ठीक है, साथ में ही राजपूत स्टेट्स। ठीक है, तो ये ऐसे स्टेट्स है जो अपने आप को मुगल अथॉरिटी के अंडर में नहीं मानते थे। सो दीज वर इंडिपेंडेंट स्टेट्स। देन न्यू स्टेट्स, ये कंपैरेटिवली न्यू थे। अगर हम मैसूर, केरला और राजपूत से इनका कंपैरिजन करते हैं तो ये न्यू पावर्स थी जो इमर्ज कर रही थी। लाइक मराठास इसके अंदर थे, इसके अंदर सिख्स थे और इसके अंदर जाट्स थे। तो बेसिकली आज हम इन्हीं सभी के बारे में, सक्सेसर स्टेट्स में अवध के बारे में, बंगाल, हैदराबाद के बारे में और सिमिलरली मैसूर, केरला, राजपूत, मराठा, सिख्स, जाट्स, बिकॉज ये एक रीजनल पावर्स हमारी जो थी ये उभर के आ रही थी। इनके बारे में ही आज सारे एमसीक्यूज करेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं। द बैटल ऑफ शक्करखेड़ा वाज फोर्ट बिटवीन। शक्करखेड़ा की जो बैटल थी वो किसके बीच में लड़ी गई? इसमें मैं बताऊंगा किसके बीच में लड़ी गई और ये भी बताऊंगा क्यों। ये हमारे इसका हिंट ये है कि फर्स्ट क्वेश्चन से इसका कुछ लिंक है। तो क्या शक्करखेड़ा की जो बैटल थी वो मुबरेज खान और निजामुल मुल्क के बीच में लड़ी गई? देखेंगे। सेकंड, निजामुल मुल्क और मुगल्स के बीच में लड़ी गई, निजामुल मुल्क और ब्रिटिश के बीच में लड़ी गई, निजामुल मुल्क और नादिर शाह के बीच में लड़ी गई। तो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक किन दो लोगों के बीच में और किन दो पावर्स के बीच में ये पर्टिकुलर बैटल लड़ी गई। टेक 15 सेकंड्स के आंसर हो सकता है इसका। आई होप यू हैव द करेक्ट आंसर। अभी से डिस्कस करते हैं, ज्यादा कुछ है नहीं क्वेश्चन के अंदर। सो वी आर स्टार्टिंग इट अर्ली। बैटल ऑफ शक्करखेड़ा वाज फोर्ट बिटवीन निजामुल मुल्क और मुबरेज खान। तो निजामुल मुल्क जिन्हें किलिच खान भी कहा जाता था, यस, उन्होंने क्या किया था? जब मुबरेज खान को ब्रिटिशर्स ने क्या बनाया था? डेक्कन का वॉइसरॉय बनाया था
उसको ये चीज पसंद नहीं आई, किसको, निजामुल मुल्क को। उन्होंने क्या किया, ही स्टार्टेड अ बैटल विद मुबरेज खान, इवेंचुअली किल्ड मुबरेज खान, और उसके बाद जो वॉइस रॉय का टाइटल था वो ले लिया और साथ में अपने आप को निजामुल मुल्क का टाइटल भी दे दिया। ठीक है, सो आंसर सिंपल है यहाँ पे ए, निजामुल मुल्क, जिसे हम किलिच खान भी कहते हैं। उन्होंने मुबरेज खान को मारा और उनका जो टाइटल था वो ले लिया, क्योंकि वो पूरे डेक्कन में रूल करना चाहते थे। जो आइडिया था इंडिपेंडेंट स्टेट का वो किसका था, वो जुल्फिकार खान का था। 1713 में डेथ हो गई, इसलिए वो कंप्लीट नहीं कर पाए उसको। हाउएवर यहाँ पे पूरे डेक्कन में रूल करना चाहते थे, कौन, निजामुल मुल्क, इसलिए ये बैटल स्टार्ट करी गई। सो शक्कर-खेड़ा बैटल इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। Which of the following statements is or are correct about Saadat Khan? Saadat Khan, an important player. 3 स्टेटमेंट है। He was popularly known as बुरहानुल मुल्क। मैंने बताया था कि एक किंग या एम्परर के काफी सारे नाम हो सकते हैं, तो क्या ये नाम उनका था, देखेंगे, या किसी और का नाम चिपकाया हुआ है। सेकंड, सादत खान वाज अ शिया। तो 2 तरीके के मुस्लिम्स हैं, शिया एंड सुन्नी। लार्जली काफी सारी कंट्रीज में सुन्नीज हैं, लेकिन वन कंट्री इज देयर जहां पे शिया की डोमिनेशन ज्यादा है, उस कंट्री का नाम भी मुझे बताइएगा। सो सादत खान वो शिया। देखते हैं। ही फाउंडेड इंडिपेंडेंट प्रिंसिपैलिटी ऑफ हैदराबाद। तो एक उन्होंने हैदराबाद नाम की इंडिपेंडेंट प्रिंसिपैलिटी को एस्टैब्लिश किया था। टेक 15 सेकंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सादत खान के बारे में। और बताइए 3 स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है। ये भी बताइएगा कि शिया डोमिनेटिंग कंट्री कौन सी है। 5 more seconds। ओके, डिस्कस करते हैं सादत खान के बारे में। ही वॉज पॉपुलरली नोन एज बुरहान उल मुल्क। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये उनका दूसरा नाम था, बुरहान उल मुल्क भी उनको कहा जाता था। एंड सादत खान वॉज नॉट अ सुन्नी बट ही वॉज शिया। शिया मुस्लिम थे वो, और कंट्री का नाम मैंने पूछा था, सो दैट इज ईरान। ईरान में डोमिनेशन किसकी ज्यादा है, शिया की। नाउ थर्ड स्टेटमेंट पे आते हैं। ही फाउंडेड इंडिपेंडेंट प्रिंसिपैलिटी ऑफ हैदराबाद। क्या उन्होंने हैदराबाद को फाउंड किया था? सो स्टेटमेंट थोड़ी सी गलत है, बिकॉज इट वॉज नॉट हैदराबाद। फाउंड तो उन्होंने किया था इंडिपेंडेंट प्रिंसिपैलिटी को, बट दैट वॉज अवध। अवध को उन्होंने फाउंड किया था। ठीक है, तो ना इनका देख भी लीजिएगा, नाम में डबल ए आ रहा है, सादत खान में 3 बार ए आ रहा है उनके नाम में ही, तो अवध ही फाउंड किया होगा। अवध का नाम भी ए से स्टार्ट होता है। ठीक है, इस तरीके से कुछ आप एसोसिएशन बना सकते हैं एग्जाम में याद रखने के लिए। बट हुआ क्या, सादत खान का जो डिमाइस था ना, हाउ ही डाइड, दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। क्या हुआ था, नादिर शाह ने एक बहुत बड़े अमाउंट की बूटी उनसे मांगी थी, मतलब एक बहुत बड़ा अमाउंट उनसे मांगा था। बट सादत खान वॉज नॉट फाइनेंशियली, और उनकी जो एम्पायर थी फाइनेंशियली उतनी स्ट्रांग नहीं थी कि जो नादिर शाह की जो ये पर्टिकुलर डिमांड थी इसको फुलफिल किया जा सके। सो ही वॉज अंडर लॉट ऑफ स्ट्रेस, ही वॉज फाइनेंशियली नॉट स्ट्रांग, देयरफॉर इवेंचुअली ही कमिटेड सुसाइड। तो उन्होंने सुसाइड कर लिया, क्योंकि वो ये बूटी जो नादिर शाह ने मांगी थी इसको देने के लिए इनकेपेबल थे। ठीक है, और सादत खान के बाद फिर आए कौन, सफदरजंग। जब सादत खान की डेथ हुई उसके बाद आए सफदरजंग। ठीक है, सो यहाँ हमारा आंसर ओनली 1 and 2 है, बिकॉज इट वॉज नॉट प्रिंसिपैलिटी ऑफ हैदराबाद, बल्कि अवध को उन्होंने फाउंड किया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ बंगाल। बंगाल के बारे में 3 स्टेटमेंट दी है। पहली स्टेटमेंट कहती है मुर्शीद कुली खान वॉज द फाउंडर ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ बंगाल। तो वॉज इट मुर्शीद कुली खान जिन्होंने बंगाल को फाउंड किया था? देखते हैं। ही वॉज सक्सीडेड बाय शुजाउद्दीन। कौन, मुर्शीद कुली खान के बाद शुजाउद्दीन आए थे। देखते हैं। देन थर्ड स्टेटमेंट क्या कहती है, सरफराज खान मेड बंगाल फ्री फ्रॉम मुगल्स बाय पेइंग ईयरली ट्रिब्यूट। तो सरफराज खान ने बंगाल को फ्री कराया किससे, मुगल से। किस तरीके से, ईयरली सब्सक्रिप्शन लेके, मतलब ईयरली पेमेंट करके। तो देखते हैं, 15 सेकंड्स लीजिए। इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ बंगाल के बारे में बात करी जा रही है। इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ अवध हमें पता है किसने बनाया था, अभी हमने डिस्कस किया, सादत खान ने, जिसके नाम में काफी सारे एज आ रहे हैं, इसलिए उसने अवध को फाउंड किया था। नाउ अब बंगाल की बात हो रही है, क्या वो मुर्शीद कुली खान थे? ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट, क्या उनके बाद शुजाउद्दीन आए? थर्ड स्टेटमेंट, मुगल से किसने फ्री कराया बंगाल को? सरफराज खान। टेक 15 सेकंड्स, कंसीडर दीज स्टेटमेंट्स, आंसर के साथ आइए। ओके, डिस्कस करते हैं। आई होप यू हैव द आंसर। मुर्शीद कुली खान काफी फेमस रूलर है। मुर्शीद कुली खान ने ही बंगाल को एक इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह फाउंड किया था। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। सेकंड, ही वाज सक्सीडेड बाय शुजाउद्दीन। यस, उनके बेटे का नाम शुजाउद्दीन था, तो ऑफकोर्स उन्होंने मुर्शीद कुली खान को सक्सीड किया था। सो ही वाज सन ऑफ मुर्शीद कुली खान। और मुर्शीद कुली खान, इनका बेसिक कंट्रीब्यूशन क्या है? टू मेक बंगाल वन ऑफ द रिचेस्ट
स्टेट। बंगाल को रिच बनाने में इनका काफी योगदान है। काफी कमर्शियल और ट्रेड एक्टिविटीज जो होती थी बंगाल में होती थी मुर्शिद कुली खां के टाइम में। सो एडमिनिस्ट्रेशन वाज परफेक्ट, कमर्शियल एक्टिविटीज भी अच्छे से चल रही थी, तो इसलिए बंगाल जो था वो काफी रिच हो गया था इनके टाइम में। नाउ उसके बाद सरफराज खान है। सरफराज खान का ज्यादा कुछ रोल था नहीं। ही वॉज किल्ड बाय अली वर्दी खां, तो अली वर्दी खान ने उनको मारा और इवेंचुअली जो बंगाल था उनको मुगल से फ्री कराया बाय पेइंग ईयरली ट्रिब्यूट। सो इट वाज नॉट सरफराज खान बट इट वाज अली वर्दी खान जिन्होंने सरफराज खान को मारा था। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी, फर्स्ट और सेकंड सही है। आंसर है हमारा बी, क्योंकि इट वाज अली वर्दी खान जिन्होंने मुगल को एक ईयरली ट्रिब्यूट दिया था, एक ईयरली सब्सक्रिप्शन उनसे लिया था कि बंगाल जो है वो मुगल से फ्री रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। अब राजपूत के ऊपर स्टेटमेंट दी है, राजपूत कंट्रोल द एंटायर टेरिटरी एक्सटेंडिंग फ्रॉम साउथ ऑफ द दिल्ली अप टू वेस्टर्न कोस्ट। तो दिल्ली, साउथ दिल्ली से लेके वेस्टर्न कोस्ट तक जितनी भी टेरिटरी थी वो राजपूत के होल्ड के अंदर थी। देखते हैं, अजीत सिंह एंड जय सिंह टू मेड एन अलायंस अगेंस्ट मुगल। मुगल के अगेंस्ट में इन दो राजपूत किंग्स ने अलायंस बनाई थी। इसको भी कंसिडर करिए। टेक 15 सेकेंड्स, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, इनकरेक्ट नहीं बतानी है। बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है। Five more seconds. Okay, let's discuss. Rajput control the entire territory extending from South Delhi to Western coast. This statement is correct because उस टाइम उनका होल्ड जो था और उनका जो टेरिटरी का एक्सपेंशन था वो काफी ज्यादा था एंड दिस इज द करेक्ट एक्सपेंशन जो उन्होंने मेंशन किया है। पहला स्टेटमेंट सही है। सेकंड, अजीत सिंह एंड जय सिंह टू मेड एन अलायंस अगेंस्ट मुगल्स। बेसिकली मैंने अभी बताया था कि जो राजपूत एम्पायर थी, जो इनकी किंगडम थी, ये इंडिपेंडेंट स्टेट्स में आती थी। 3 तरीके के थे, सक्सेसर स्टेट्स, इंडिपेंडेंट स्टेट्स अभी हमने डिस्कस किया था, और न्यू स्टेट्स। तो इंडिपेंडेंट स्टेट्स के अंदर में आती थी। तो राजपूत दे नीदर लाइक द अथॉरिटी और इंटरफेरेंस ऑफ ब्रिटिशर्स नॉर दैट ऑफ मुगल्स। इसलिए वो किसी को भी, ब्रिटिशर्स को भी पसंद नहीं करते थे अपने ऊपर और मुगल्स को भी पसंद नहीं करते थे। इसी वजह से अजीत सिंह ने और जय सिंह टू ने एक अलायंस बनाया मुगल के अगेंस्ट में। हाउएवर दिस अलायंस कुड नॉट मटेरियलाइज ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो थोड़े टाइम के बाद ये जो अलायंस था ये टूट गया अगेंस्ट मुगल्स। तो लेकिन अलायंस तो बनाया गया था। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, अलायंस क्यों बनाया था? बिकॉज मुगल्स के इंटरफेरेंस को वो पसंद नहीं करते थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट मार्तंड वर्मा। मार्तंड वर्मा के ऊपर 3 स्टेटमेंट दी है। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है? ही एस्टैब्लिश्ड एन इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ केरला विद ट्रेवनकोर एज हिज कैपिटल। तो उन्होंने एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया था जिसका नाम था केरला और उसकी कैपिटल क्या थी? ट्रेवनकोर। तो देखते हैं ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं है। सेकंड, ही ऑर्गेनाइजेस आर्मी ऑन वेस्टर्न मॉडल। उनकी जो आर्मी थी वो वेस्टर्न मॉडल पे बनी थी। देखते हैं। देन ही एक्सटेंडेड हिज स्टेट फ्रॉम कन्याकुमारी टू कोचीन। कन्याकुमारी से लेके कोचीन तक उन्होंने अपनी जो एम्पायर थी उसको एक्सटेंड किया था। तो जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन थी वो कन्याकुमारी से लेके कोचीन तक की थी। तो देखते हैं मार्तंड वर्मा के बारे में 3 स्टेटमेंट है। कहीं ना कहीं पता तो चल रहा है मार्तंड वर्मा जो थे किंग के रूलर थे, सॉरी केरला के रूलर थे। इसलिए 3 स्टेटमेंट को कंसीडर करिए। टेक 15 सेकंड्स। क्या आंसर हो सकता है इसका? फाइव मोर सेकंड्स लीजिए। क्या आंसर हो सकता है इसका? ओके, डिस्कस करते हैं। तो पहली स्टेटमेंट हमारी सही है। यस, ही एस्टैब्लिश्ड एन इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ केरला। उन्होंने उनका जो केरला स्टेट था उन्होंने एस्टैब्लिश किया था और उनकी कैपिटल कौन सी थी? ट्रेवनकोर। दोनों ही फैक्ट जो एक स्टेटमेंट में दिए हैं दोनों ही सही हैं। देन ही ऑर्गेनाइजेस आर्मी ऑन वेस्टर्न मॉडल। उनकी आर्मी वेस्टर्न मॉडल पे थी, इसी वजह से उनको उस टाइम में काफी अप्रिशिएट किया जाता था। काफी सारी जो उस टाइम पावर्स थी उनको अप्रिशिएट करती थी बिकॉज ही स्टार्टेड ऑर्गेनाइजिंग हिज आर्मी ऑन वेस्टर्न मॉडल। सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी सही है। देन कन्याकुमारी से कोचीन तक उनका एक्सपेंशन था। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। टेरिटोरियल एक्सपेंशन जो था उनका वो कन्याकुमारी से लेके कोचीन तक था। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट जाट्स। जाट्स के ऊपर 3 स्टेटमेंट दिए। जाट एम्पायर के ऊपर चूरामन एंड बदन सिंह सक्सीडेड इन सेटिंग अप द जाट स्टेट ऑफ भरतपुर। तो चूरामन और बदन सिंह 2 ऐसे रूलर थे जिन्होंने भरतपुर स्टेट को एस्टैब्लिश किया था अंडर द जाट। ठीक है, देखते हैं। चूरामन मेड जाट पावर रीच इट्स जेनिथ। तो ये चूरामन के अंडर में ही जो जाट पावर थी वो सबसे ऊंचाइयों पे पहुंची थी। देखते हैं इसको भी। देन डेथ ऑफ बदन सिंह लेड टू पावर फ्रेगमेंटेशन इन द हैंड्स ऑफ पेटी जमींदार। तो बदन सिंह जो थे एक रूलर थे, हमने देखा यहाँ पर, उनकी डेथ के बाद जो पावर फ्रेगमेंटेशन था वो काफी ज्यादा हुआ और इवेंचुअली जो पावर थी वो पेटी जमींदार जो थे उस टाइम के उनके पास चली गई। ना 3 स्टेटमेंट दिए हैं, कंसीडर देम फॉर 15 सेकंड्स। क्या इसका आंसर हो सकता है? हम जाट स्टेट और जाट पावर के बारे में पढ़ रहे हैं। क्या इसका आंसर हो सकता है? सोचिए।
ओके, फ्यू मोर सेकेंड्स, फिर डिस्कस करते हैं इसको। ओके, सो जाट स्टेट के बारे में 3 स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट कहती है चूड़ामन बदन सिंह सक्सीडेड इन सेटिंग अप द जाट स्टेट ऑफ भरतपुर। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट बिकॉज दीज वर द 2 इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जिनकी वजह से जाट स्टेट जो था वो उन्होंने एस्टैब्लिश किया था भरतपुर स्टेट को। पहली स्टेटमेंट हमारी सही हो गई। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है? चूड़ामन मेड जाट पावर रीच इट्स जेनिथ। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज जब भी जाट किंगडम की बात आती है तो सूरजमल का नाम लिया जाता है, बिकॉज अंडर सूरजमल जाट पावर रीच इट्स जेनिथ। तो दूसरी स्टेटमेंट गलत हो गई, बी एलिमिनेट हो गया, सी और डी। ऑफ कोर्स आंसर ए होगा। नेवरदलेस हम तीसरी स्टेटमेंट भी पढ़ेंगे। डेथ ऑफ बदन सिंह लेड टू द पावर फ्रेगमेंटेशन इन द हैंड्स ऑफ पेटी जमींदार। अगेन इट वाज नॉट बदन सिंह, इट वाज सूरजमल। जब सूरजमल जो इतना एबल रूलर थे जिनके अंडर में जाट पावर अपनी ऊंचाइयों पे पहुंची थी, उनकी डेथ के बाद क्या हुआ, जो पावर थी पावर फ्रेगमेंटेशन स्टार्ट हो गया और पेटी जमींदार जो उस टाइम के थे उनके हाथों में ये पावर चली गई। नाउ दिस वाज अबाउट जाट पावर। अब देखते हैं कि इनका जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन था वो कितना था। गंगा इन द ईस्ट से लेकर चंबल जो कि ग्वालियर के पास पड़ता है इन साउथ, ये पूरा जो रीजन था यहां पे इनका टेरिटोरियल पूरा एक्सपेंशन था। इसके अंदर कौन कौन से सूबाज आते थे? आगरा, मथुरा, मेरठ, अलीगढ़। ये इंपॉर्टेंट सूबाज जो थे ये जाट की टेरिटोरी के अंडर में आते थे। तो हमारा आंसर यहां पे क्या होगा? ए, बिकॉज पहली स्टेटमेंट सही थी, सेकंड और थर्ड गलत थी, बिकॉज इट वाज नीदर चूड़ामन नॉर बदन सिंह बट इट वाज सूरजमल। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट द सिक्स के ऊपर 3 स्टेटमेंट दिए। रंजीत सिंह ट्रांसफॉर्म द सिक्स इनटू मिलिटेंट सेक्ट। तो क्या वो रंजीत सिंह थे जिन्होंने सिख जो पूरी सिख आर्मी थी उनको ऑर्गेनाइज किया एज अ मिलिटेंट सेक्ट में? देखते हैं। देन सिख ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू 12 मिसल्स, जिसे कॉन्फेडरेसीज भी कहते थे। तो सिख लोगों ने अपने आप को 12 कॉन्फेडरेसीज में ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ था। देखते हैं। देन द क्रेडिट फॉर एस्टैब्लिशिंग स्ट्रॉन्ग किंगडम ऑफ पंजाब गोज टू रंजीत सिंह। जो क्रेडिट जाता है एक स्ट्रॉन्ग किंगडम बनाने का पंजाब को, पंजाब वाज अ स्ट्रॉन्ग किंगडम ऑफ दैट टाइम, वो रंजीत सिंह जी को जाता है। तो 3 स्टेटमेंट दिए। टेक 15 सेकंड्स। क्या इसका आंसर हो सकता है? रंजीत सिंह वाज एन इंपॉर्टेंट फिगर। इनके बारे में मैं आपको बता दूं दैट अंडर हिम द आर्मी ही रेज्ड was the second most powerful army of his time after Britishers। तो second most powerful army कहा जाता है जो इनकी आर्मी थी, काफी डिसिप्लिन आर्मी थी of that time। Now take 15 seconds। क्या आंसर हो सकता है इसका? ओके, आई होप यू हैव द आंसर। डिस्कस करते हैं। पहली स्टेटमेंट क्या कहते हैं? रंजीत सिंह ट्रांसफॉर्म द सिक्स इनटू मिलिटेंट सेक्ट। तो रंजीत सिंह जी ने सिक्स को एक मिलिटेंट सेक्ट में कन्वर्ट किया, ट्रांसफॉर्म किया। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज इट वाज नॉट मिस्टर रंजीत सिंह। नाम से ऐसा लग सकता है कि मिस्टर रंजीत सिंह ही होंगे, लेकिन रंजीत सिंह जी नहीं थे। इट वाज गुरु गोबिंद सिंह। तो अंडर गुरु गोबिंद सिंह जो मिलिटेंट सेक्ट बनाया गया था सिक्स को, गुरु गोबिंद सिंह के अंडर में हुआ था, ना कि रंजीत सिंह जी के अंडर में। तो नेक्स्ट चलते हैं इसमें। नेक्स्ट स्टेटमेंट, सिख ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू 12 कॉन्फेडरेसीज। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट क्योंकि उस वक्त 12 कॉन्फेडरेसीज में ही पूरे के पूरे सिक्स को ऑर्गेनाइज किया गया था। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं कि पंजाब किंगडम जो सबसे पावरफुल बनी थी उसका जो श्रेय जाता है, जो पूरा हम क्रेडिट देते हैं, वो रंजीत सिंह जी को देते हैं। दैट इज करेक्ट। व्हाई? बिकॉज मैंने आपको बताया भी था कि सेकंड डिसिप्लिन आर्मी, मोस्ट पावरफुल आर्मी इन्होंने रेज करी थी। ये इसका एक रीजन है उस वक्त। उसके अलावा जो पूरा का पूरा एरिया था इनका, लाइक सतलुज से लेके झेलम का जो एरिया था वो पूरा का पूरा इनके अंडर में था, ठीक है। और 1799 में इन्होंने लाहौर को कॉन्कर किया था, 1802 में अमृतसर को कॉन्कर किया था। तो इतने बड़े बड़े इन्होंने फीट किए थे, इस वजह से जो पंजाब था दैट बिकेम स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर, ठीक है। अब रंजीत सिंह जी के कुछ बैकग्राउंड के बारे में पढ़ते हैं। ही वॉज द सन ऑफ महान सिंह। महान सिंह कौन थे? ये लीडर थे सुकरचकिया मिसल के। तो 12 मिसल में से एक मिसल थी जिसका नाम था सुकरचकिया मिसल। उनके लीडर थे महान सिंह और उनके बेटे थे रंजीत सिंह, ठीक है। एक चीज और भी बता दूं, काफी लोग पर्शियन से परेशान रहते थे इंडिया के अंदर, क्योंकि पर्शियन इन्वेजन, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली काफी इन्वेड करते रहते थे। लेकिन इवन उनके टाइम पर भी जो सिख किंगडम थी और जो सिख आर्मी थी, उन्होंने अपनी अथॉरिटी को पूरे तरीके से असर्ट किया। ऐसा नहीं था कि उनसे डर गए या उनसे घबराते रहते थे। दे असर्टेड देयर अथॉरिटी क्वाइट वेल। तो यहां पे हमारा आंसर फिलहाल डी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ट्रीटी ऑफ अमृतसर के ऊपर 3 स्टेटमेंट दिए। रणजीत सिंह एक्नॉलेज द ब्रिटिश राइट ओवर सतलुज टेरिटरी। तो रणजीत सिंह जी ने ब्रिटिशर्स का राइट को एस्टैब्लिश कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, एक्नॉलेज कर लिया। कहां पर? सतलुज की टेरिटरी में, क्योंकि सतलुज से झेलम तक कौन रूल कर रहा था? पंजाब किंगडम कर रही थी, दैट इज रणजीत सिंह जी कर रहे थे। लेकिन ट्रीटी ऑफ अमृतसर के बाद उन्होंने सतलुज के ऊपर जो था ब्रिटिशर्स के राइट को एक्सेप्ट कर लिया। सेकंड देखते हैं ये स्टेटमेंट सही करेंगे। द इमीडिएट ओकेजन फॉर द ट्रीटी वाज द फ्रेंच थ्रेट टू नॉर्थ वेस्ट इंडिया। द नॉर्थ वेस्ट इंडिया से जहां से पर्शियंस आते थे वहां से फ्रेंच का थ्रेट था, इस वजह से ये ट्रीटी साइन करेगी। देखते हैं ये भी सही है कि नहीं है। थर्ड, इट प्रिवेंटेड महाराजा रणजीत सिंह फ्रॉम फर्दर एक्सपेंशन साउथ ऑफ सतलुज। तो साउथ ऑफ सतलुज जो थे उसके साउथ में, मतलब ये सतलुज रिवर है, अगर इसके साउथ में मना कर दिया गया रणजीत सिंह जी को कि इसके साउथ में आप एक्सपेंशन नहीं करेंगे इस ट्रीटी की वजह से। तो एक 15 सेकंड्स बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रीटी ऑफ अमृतसर के बारे में। स्टेट में भी इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, वो स्टेटमेंट वाइज नहीं आते हैं, लेकिन ये पूछ लेंगे ट्रीटी ऑफ अमृतसर किस किस के बीच में हुई थी, इसमें से कौन सा ट्रीटी ऑफ अमृतसर का कॉन्सिक्वेंस था, या फिर फ्रेंच का कोई पॉइंट इसके अंदर दे सकते हैं, या क्या महाराजा रणजीत सिंह इस ट्रीटी के अंदर इन्वॉल्व थे। इस तरीके की चीजें स्टेट के एग्जाम में भी दी जा सकती हैं। नेवरदलेस इट्स अ यूपीएससी क्वेश्चन, तो 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, आप कंसिडर करिए उसको और देखिए 15 सेकंड्स में क्या आप सही आंसर ढूंढ पाते हैं। ओके, लेट्स डिस्कस इट। ट्रीटी ऑफ अमृतसर के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट हमें बतानी है। रणजीत सिंह एक्नॉलेज ब्रिटिश राइट ओवर सतलुज टेरिटरी, ये स्टेटमेंट हमारी सही है, बिकॉज इस ट्रीटी के बाद ही सतलुज टेरिटरी के ऊपर रणजीत सिंह ने ब्रिटिशर के राइट को एक्नॉलेज किया। कैसे? नाउ इसके बाद क्या हुआ था? ब्रिटिशर्स ने ये कहा कि देखो साउथ ऑफ सतलुज आप नहीं आएंगे, साउथ ऑफ सतलुज हमें रहने दो, लेकिन नॉर्थ ऑफ सतलुज जितना भी एरिया है वो आपका है। ओके, नॉर्थ ऑफ सतलुज में मतलब उसमें जो पेशावर का एरिया था, इवन कश्मीर था, वो भी रणजीत सिंह जी के अंडर में आ गया था। ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर का एक ये कॉन्सिक्वेंसेस था। देन इमीडिएट ओकेजन फॉर ट्रीटी वाज फ्रेंच थ्रेट टू नॉर्थ वेस्ट इंडिया। यस, हुआ क्या था? ये स्टेटमेंट भी सही है। हुआ क्या था? फॉलोइंग नेपोलियन ट्रीटी ऑफ टिलसिट, एक ट्रीटी ऑफ टिलसिट साइन करी गई थी। अब ये किसके बीच में थी? फ्रेंच और रशिया के बीच में। ठीक है, तो फ्रेंच और रशिया के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई। उसके बाद अंग्रेजों को यह डर लग रहा था कि नॉर्थ वेस्ट से विद द हेल्प ऑफ रशिया फ्रेंच जो है, जहां से अभी पर्शियंस आते थे, वहां से घुसना है। ठीक है, तो इसी वजह से पंजाब के साथ अलायंसेस डेवलप करी गई इस ट्रीटी के थ्रू। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी सही है। थर्ड, इट प्रिवेंटेड महाराजा रणजीत सिंह फ्रॉम फर्दर एक्सपेंशन साउथ ऑफ सतलुज। मैंने आपको बता ही दिया, साउथ ऑफ सतलुज में आने के लिए उन्हें मना कर दिया गया था, लेकिन यह कहा गया था कि आप नॉर्थ ऑफ सतलुज में चाहें तो कुछ भी करिए, वो आपकी पूरी एम्पायर है, वहां पे कोई रोक टोक नहीं होगी। ठीक है, मैंने आपको ये भी बता दिया कि जो रणजीत सिंह जी थे उन्होंने अपनी आर्मी को कैसे पूरा यूरोपियन लाइंस पर डेवलप किया था। सेकंड मोस्ट पावरफुल आर्मी ऑफ दैट टाइम थी वो। आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। ट्राइपर्टाइट ट्रीटी वाज साइन बिटवीन विच 2 मेजर पावर्स। 2 ऐसी मेजर पावर थी जिनके बीच में ट्राइपर्टाइट ट्रीटी साइन करी गई थी। वो कौन कौन सी थी? क्या वो सिक्स एंड शाह शुजा थे? सिक्स और ब्रिटिश थे, रणजीत सिंह और मराठास थे, रणजीत सिंह और पर्शियंस थे। नाउ टेक 15 सेकेंड्स। किन किन लोगों के बीच में ट्राइपर्टाइट ट्रीटी जो थी वो साइन करी गई थी? ऐसी कौन सी 2 मेजर पावर्स थी? ओके, डिस्कस करते हैं। सो पंजाब की लोकेशन जो थी वो जो नॉर्थ वेस्ट से अटैक होते थे वहां पे भी पंजाब बीच में पड़ता था और यहां से भी पंजाब बीच में आता था। तो इट वॉज एन इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट लोकेशन। देयरफॉर ब्रिटिशर्स ऑल्सो वांटेड कि हमें भी यहां से पैसेज मिले। तो इस पैसेज के लिए इन्होंने क्या किया? एक ट्राइपर्टाइट ट्रीटी साइन करी। इसमें अंग्रेजों ने एक्चुअली शाह शुजा को कहा और इवन सिक्स को भी कहा कि एक दूसरे के साथ ये ट्रीटी साइन करिए, ताकि अंग्रेजों को, ब्रिटिशर्स को ये पैसेज मिल जाए पंजाब से, वो पंजाब के थ्रू होके जा सके। और इसके अलावा इस ट्रीटी के अंदर जो थ्रोन ऑफ काबुल है, थ्रोन ऑफ काबुल में शाह शुजा को बिठाया गया। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट मराठा पावर। मराठा के ऊपर आ गया। मराठा के ऊपर 3 स्टेटमेंट दिए। मराठा पावर के ऊपर, मराठास अपरूटेड द मुगल अथॉरिटी फ्रॉम मालवा एंड गुजरात। मालवा और गुजरात से उनको निकाल दिया था, उनके रूल को खत्म कर दिया था। किनके? मुगल के रूल को। देखते हैं स्टेटमेंट सही है कि नहीं है।
द लीडरशिप ऑफ पेशवा वॉज अ चीफ डिटर्मिनिंग फैक्टर फॉर देयर एस्पिरेशन। अब इतना एस्पिरेशन क्यों हो रहा था कि उन्होंने मुगल को ही हटा दिया, या फिर वो ऐसा सोच पा रहे थे कि मुगल की अथॉरिटी को वो खत्म कर सकते हैं। इट वॉज बिकॉज ऑफ द एबल और कॉम्पिटेंट लीडरशिप ऑफ पेशवा, ऐसा स्टेटमेंट कह रही है। नाउ दैट इज सेकंड क्वेश्चन मार्क। थर्ड, मराठास डिफीटेड अहमद शाह अब्दाली इन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो क्या मराठा इतने पावरफुल हो गए थे, उन्होंने थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में अहमद शाह अब्दाली दैट इज अ पर्शियन उनको भी हरा दिया था। टेक 15 सेकेंड्स, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। और ये भी सोचिएगा थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते, इसके बाद क्या चीज ऐसी थी जो कि एस्टैब्लिश हुई थी। फाइव मोर सेकेंड्स। ओके, डिस्कस करते हैं। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, मराठास अपरूटेड द मुगल अथॉरिटी फ्रॉम मालवा इन गुजरात एंड एस्टैब्लिश्ड देयर रूल। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट बिकॉज मराठास ने मुगल्स को मालवा और गुजरात रीजन से निकाल दिया था और अपना रूल एस्टैब्लिश कर लिया था। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड पे आते हैं, द लीडरशिप ऑफ पेशवा वाज अ चीफ डिटर्मिनिंग फैक्टर। दिस इज करेक्ट बिकॉज पेशवा की जो लीडरशिप थी दैट इज वेरी कॉम्पिटेंट रूलर्स, दे वर कमिंग फ्रॉम पेशवास। सो सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट, जो पेशवा की लीडरशिप थी उसी की वजह से मराठा को पावर मिल रही थी कि वो इतने बड़े बड़े सपने ले सकते थे। तो दूसरी स्टेटमेंट भी सही होगी। थर्ड, मराठा डिफीटेड अहमद शाह अब्दाली इन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। दिस स्टेटमेंट इज स्लाइटली रॉन्ग बिकॉज इट वाज नॉट मराठास हु डिफीटेड अहमद शाह अब्दाली बट इट वाज अदर वे अराउंड बिकॉज पर्शियंस दैट इज अहमद शाह अब्दाली डिफीटेड मराठास। और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में डिफीट के बाद कुछ लोगों ने तो ये भी कहना शुरू कर दिया था दैट नाउ वी कैन नॉट एनविजन मराठा टू रूल ऑल ओवर इंडिया, बिकॉज इससे पहले बात हो रही थी कि मराठा जो है वो पूरे इंडिया को रूल कर सकते हैं आफ्टर डिफीटिंग पर्शियंस एज वेल एज ब्रिटिशर्स। लेकिन इस डिफीट के बाद ये बातें भी बंद हो गई थी। हमारा आंसर जो होगा यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इंडिया यूज्ड टू इंपोर्ट फ्रॉम अदर नेशंस। तो हम अपने इस मिडीवल टाइम में काफ़ी सारी चीज़ें इंपोर्ट करते थे, कुछ एक्सपोर्ट करते थे। तो हमसे अभी पूछा जा रहा है कि हम बाकी के नेशन से इनमें से कौन कौन सी चीज़ें इंपोर्ट करते थे। क्या हम कॉफ़ी इंपोर्ट किया करते थे, एक्सपोर्ट करते थे, गोल्ड इंपोर्ट किया करते थे, क्या आइवरी इंपोर्ट किया करते थे, और पेपर। ठीक है, आपके पास 15 सेकेंड से सोचिए क्या इसका आंसर हो सकता है। फ्यू मोर सेकेंड्स, हम डिस्कस करेंगे फिर। ओके, सो जहां पे इंपोर्ट करने की बात आती है तो इंडिया ये चारों की चारों चीज़ों को ही इंपोर्ट करता था। आंसर है सी, कॉफ़ी को भी, गोल्ड, आइवरी, पेपर को। अब हम देख लेते हैं कौन कौन सी आइटम्स थी। इंपोर्ट हम क्या क्या करते थे, पर्ल, डेट्स, ड्राई फ्रूट्स, टी, ड्रग्स, आयरन। एक्सपोर्ट क्या क्या करते थे, कॉटन, सिल्क, इंडिगो, राइस, व्हीट, प्रेशियस स्टोन। तो इंपोर्ट की जहां पे बात आती है तो हम पर्शियन रीजन से पर्ल्स, रॉ सिल्क, इवन वूल, इसके अलावा डेट्स, ड्राई फ्रूट्स, रोज वाटर, इन सब चीज़ों को इंपोर्ट करते थे। और अरेबिया से क्या करते थे, अरेबिया से हम क्या लेंगे बताओ, कॉफ़ी, गोल्ड, ड्रग्स, हनी। चाइना से टी, शुगर एंड पर्सोलिन, सिल्क, ये सब चीज़ें लेते थे। तिब्बत से क्या लेते थे, जो गोल्ड मैंने बताया था, गोल्ड भी हम इंपोर्ट करते थे, दैट इज फ्रॉम तिब्बत से लेते थे। मस्क लेते थे, वूलन क्लॉथ लेते थे। यूरोप से क्या लेते थे, यूरोप से हम कॉपर, आयरन, लेड, ये जो बेसिक मटेरियल होता है ये सारा हम ले रहे थे। तो ये सब चीज़ें हम कहाँ से ले रहे थे, डिफरेंट रीजन से। अब हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं। एक्सपोर्ट हम कहाँ पे क्या करते थे, एक्सपोर्ट की जहाँ बात आती है वहाँ पे हम कॉटन टेक्सटाइल, रॉ सिल्क, फैब्रिक्स, ये सब चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे थे टू वेरियस कंट्रीज। नेक्स्ट चलते हैं। Which of the following statements is or are correct about shipbuilding in India? Shipbuilding के ऊपर 3 स्टेटमेंट दिए। Shipbuilding flourished in Maharashtra and आंध्र प्रदेश। तो shipbuilding महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में फ्लोरिश कर रहा था। देखते हैं। Then European companies bought many Indian made ships for their use। तो यूरोपियन कंपनीज जो थी वो काफ़ी सारी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग जो शिप्स थी उसको यूज करते थे। देखते हैं। देन शिवाजी भोसलेस नेवी पुट अप अ गुड डिफेंस ऑन द वेस्ट कोस्ट अगेंस्ट पोर्टुगीज। तो पोर्टुगीज के अगेंस्ट में शिवाजी भोसले ने काफी एक स्ट्रॉन्ग नेवी जो थी उसको एज अ डिफेंस यूज किया था। नाउ टेक 15 सेकेंड्स, क्या इसका आंसर हो सकता है। ओके, डिस्कस करते हैं। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट शिप बिल्डिंग इन इंडिया। शिप बिल्डिंग के ऊपर 3 स्टेटमेंट दिए। शिप बिल्डिंग फ्लोरिश्ड इन महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में शिप बिल्डिंग ने फ्लोरिश किया था। यस, दीज वर द कोस्टल एरियाज, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट पे यहाँ पे शिप बिल्डिंग जो थी पूरे तरीके से फ्लोरिश करी थी। पहली स्टेटमेंट हमारी सही है। सेकंड, यूरोपियन कंपनी सिर्फ खुद ही नहीं बनाती थी शिप्स, काफी सारी यूरोपियन कंपनीज थी, वो पोर्टुगीज से थी, ब्रिटिशर्स, डच, वो हमारी जो
मैन्युफैक्चर्ड इंडियन मैन्युफैक्चर्ड शिप्स होती थी उसको भी यूज किया करते थे, बिकॉज द क्वालिटी ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स वाज वेरी वेरी गुड. सो यस, यूरोपियन कंपनीज होते हैं हमारे यहाँ से भी इंपोर्ट किया करते थे इन शिप्स को. थर्ड, शिवाजी भोसले ने नेवी पुट अप अ गुड डिफेंस ऑन द वेस्ट कोस्ट अगेंस्ट पोर्टुगीज. तो शिवाजी भोसले की जो नेवी थी उन्होंने, बिकॉज पोर्टुगीज रेड सी को क्रॉस करके आते थे, हमने देखा था, तो उनके अगेंस्ट में इनकी जो नेवी थी काफी स्ट्रांग थी, जो उन्होंने होल्ड करके रखी थी. बिकॉज एनीवे पोर्टुगीज की जो नेवी थी वो तो काफी स्ट्रांग मानी ही जाती थी, तो इसलिए उनका सामना करने के लिए अगर आप भी कोई नेवी एज अ डिफेंस यूज कर रहे हैं, दैट शुड बी स्ट्रांग इनफ टू कर्टेल द एक्सपेंशन ऑफ पोर्टुगीज. तो थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी सही है. आंसर हो जाएगा सी, ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट एजुकेशन इन 18th सेंचुरी. 18वीं सेंचुरी की एजुकेशन के ऊपर दो स्टेटमेंट दिए. द नॉलेज वाज कन्फाइंड टू लिटरेचर, लॉ, रीजन, फिलोसफी एंड लॉजिक. तो उस वक्त जो नॉलेज थी वो लिटरेचर, लॉ, रिलीजन, फिलोसफी और लॉजिक को लेकर ही कन्फाइंड थी, इससे ज्यादा कुछ पढ़ाई नहीं करी जाती थी. सेकंड, द स्टडी ऑफ फिजिकल एंड नेचुरल साइंसेज, टेक्नोलॉजी एंड ज्योग्राफी वाज आल्सो पेड मच अटेंशन. तो इसके अलावा नेचुरल साइंसेज के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर, ज्योग्राफी के ऊपर भी काफी अटेंशन दी जा रही थी. अगर आप ध्यान से पढ़े दोनों स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी है. ये आपका हिंट है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. टेक 15 सेकंड्स, थिंक अबाउट इट. फाइव मोर सेकंड्स. तो डिस्कस करते हैं एजुकेशन इन 18th सेंचुरी. नाउ पहली स्टेटमेंट, द नॉलेज वाज कन्फाइंड टू लिटरेचर, लॉ, रिलीजन, फिलोसफी एंड लॉजिक. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. व्हाई? बिकॉज ज्यादातर ध्यान जो था वो लिटरेचर के ऊपर ही था, रिलीजन के ऊपर ही था, लेकिन टेक्नोलॉजी के ऊपर, ज्योग्राफी के ऊपर, साइंसेस के ऊपर कोई ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था. इसलिए आपने देखा होगा कि नेविगेशन को डेवलप करने में, जो कि उस वक्त की ज्योग्राफी से रिलेटेड थी, कितना लोगों को टाइम लगा. इवन जब पोर्टुगीज को ये पता चल गया, दैट बिकम अ सीक्रेट. बाकी यूरोपियन पावर्स को उन्होंने बताया नहीं और उनको भी नहीं पता चला. व्हाई? बिकॉज जो ज्योग्राफी से रिलेटेड नॉलेज थी वो काफी कम थी लोगों को, इसलिए स्टडी ऑफ फिजिकल एंड नेचुरल साइंसेज जो थी वो काफी कम थी. आंसर हमारा ए हो जाएगा यहाँ पे. इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा था. जो रिलीजियस स्टडीज थी उनके ऊपर ही ध्यान दिया जाता था. इसी तरीके से हिंदू और मुस्लिम एलिमेंट्री स्कूल्स होते हैं उनको क्या क्या कहा जाता था? पाठशालास. और मुस्लिम के केस में एलिमेंट्री स्कूल्स को क्या कहा जाता था? मकतब्स. ठीक है, ये टर्मिनोलॉजीज भी आ सकती हैं. नेक्स्ट चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15. उससे पहले देखते हैं फेमस सेंटर ऑफ संस्कृत एजुकेशन. तो ये 4 फेमस सेंटर थे हमारे, काशी, तिरहट, नादिया, उत्कल. पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन से संस्कृत एजुकेशन के सेंटर्स थे. तो 3 ये सेंटर के नाम दे देंगे और एक कोई और दे देंगे और पूछेंगे इनमें से कौन सा संस्कृत एजुकेशन सेंटर नहीं था. ठीक है, इसके अलावा कुछ और टर्मिनोलॉजीज हैं जैसे कि छातुपतीस और तोल्स. ये जो थे, दीज वर द सेंटर ऑफ हायर एजुकेशन. सही से लिख देता हूं इसे, छातु पटीज एंड टोल्स. दीज वर द सेंटर्स ऑफ हायर एजुकेशन इन बंगाल और बिहार. बंगाल और बिहार में इनको छातुपतीज और तोल्स कहा जाता था. ये टर्मिनोलॉजीज भी एग्जाम में पूछी जा सकती हैं. ठीक है, और जो संस्कृत के सेंटर्स है वो मैंने आपको बता दिया, काशी, वाराणसी, तिरहट, नादिया एंड उत्कल. नेक्स्ट अपने फाइनल क्वेश्चन पे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट मकतब्स. अभी आपको अगर याद हो तो क्वेश्चन नंबर 14 में मैंने मकतब्स के बारे में बताया था. इससे अगर आप ये क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं, इसका मतलब आप इस लेक्चर को अच्छे से सुन रहे हैं और रिटेन कर पा रहे हैं. अगर इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाते हैं, इसका मतलब या तो आपने 14th क्वेश्चन सही से सुना नहीं है, देखा नहीं है, या फिर आपका उतना ज्यादा ध्यान नहीं था. तो इट्स अ रेड फ्लैग फॉर यू. अगर आप क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर नहीं कर पाते, इट मीन्स अटेंशन जो आप क्वेश्चन पे दे रहे हैं वो थोड़ी सी कम दे रहे हैं, वो आपको इंप्रूव करनी पड़ेगी. सो रीड 4 स्टेटमेंट्स जो यहां दिए, इसमें से मकतब्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है. क्या मकतब इंस्टीट्यूट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन था मुस्लिम्स के लिए, या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन था मुस्लिम्स के लिए, या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक एजुकेशन था मुस्लिम्स के लिए, या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ मिडिल लेवल एजुकेशन था मुस्लिम्स के लिए. ये स्टेटमेंट का आंसर कर देते हैं. इट मीन्स यू आर पेइंग अटेंशन टू द क्वेश्चंस. नहीं दे पाते हैं तो आपको थोड़ा सा अटेंशन में इंप्रूवमेंट लाने की जरूरत है. टेक 15 सेकेंड्स, आंसर करिए इसको. मैं हिंट दे देता हूं इसमें. हिंदूज के लिए मैंने बताया था पाठशाला था, और मुस्लिम्स के लिए मकतब्स था. ओके, आई होप यू हैव द करेक्ट आंसर. सो इट वाज इंस्टीट्यूट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन फॉर मुस्लिम्स. मुझे लगता है कि सभी का आंसर सही होना चाहिए. तो एलिमेंट्री एजुकेशन का जो इंस्टीट्यूट था उसे मकतब्स कहा जाता था. इसी तरीके से इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग फॉर पर्शियन और अरेबिक लैंग्वेज के लिए मदरसास होते थे. MADRASAHS. ये किसके लिए होते थे? अरेबिक और पर्शियन पढ़ाने के लिए. ठीक है,
पर्शियन उस टाइम की कोर्ट लैंग्वेज थी जो कि मुस्लिम्स और हिंदूस दोनों ही पढ़ा करते थे। तो हमारा यहाँ पे पूरा लेक्चर कंप्लीट होता है। 15 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट करे हैं। अब आप अपने देखिए कितने करेक्ट हुए, कितने रॉन्ग हुए आपके, और अपने रिजल्ट को देखिए। अगर 12 से 15 हुए हैं तो आपका रिजल्ट ये है, 9 से 11 है तो ये रिजल्ट है आपका। ओके, सो डू इट एवरी डे एंड कोशिश करिए कि अगर आप यहाँ पे फॉल करते हैं तो आप इस ब्रैकेट में आ जाए, और यहाँ फॉल करते हैं कंसिस्टेंटली तो इस ब्रैकेट में आ जाए। ठीक है, तो कोशिश करिए कि आप एक ना एक लेवल अपना ऊपर करते जाइए रेगुलर बेसिस पे, तो इससे आपकी हिस्ट्री की प्रिपरेशन पूरी हो जाएगी। नाउ थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप इस लिंक को यूज करके ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पे अनअकैडमी स्टूडियो राइज लिखिएगा एंड ज्वाइन दिस चैनल। यहाँ पे आपको रेगुलर बेसिस पे वेरियस जो हमारे एजुकेटर्स हैं वो अपने वीडियोस के लिंक्स डालते हैं, तो यहाँ पे आपको रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स मिलती रहेंगी। नाउ thanks for watching once again. Like the video if you really like it, or you can subscribe the channel Unacademy Plus, and you can use the PL Live code to get 10% discount जो भी Unacademy Plus का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं। Thanks once again. Goodbye.